हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सेल टॉपिक चर्चा कर रहे थे और सेल टॉपिक खत्म हो चुका है। जैसा कि मैंने पिछले शुरुआत में वादा किया था आपसे कि हर टॉपिक खत्म होगा उसके बाद में महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो मैं आज सेल यानी कोशिका खत्म होने के बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं एक बाय एक करके आपको सबको समझाता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक विज्ञान के जनक कौन है? सीपी स्वॉनसन, बी ए के शर्मा, सी डॉक्टर बेरी और मैक्सवेल और डी लेमार्क। दोस्तों, जीव विज्ञान आधुनिक जीव विज्ञान इसमें जीव विज्ञान ऐड है। दोस्तों, जीव विज्ञान की बात करूं तो वो विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, जंतु और पादपों का अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की मैंने दो शाखाएं बताई थी, एक तो वनस्पति विज्ञान, एक जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान लेमार्क ने, जंतु विज्ञान का नामकरण का पिता किसे कहते हैं? लेमार्क। और वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रास्टस। दोस्तों, जैसे आधुनिक विज्ञान के जनक की बात करूं तो इसमें होगा सीपी स्वॉनसन साहब ने आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक है। बात की जाए ए के शर्मा की तो ये भारत में कोशिका विज्ञान के जनक है, जो मैंने बताया था। डॉक्टर बेरी और मैक्सवेल की बात की जाए तो ये जीवद्रव्य सिद्धांत दिए थे इन्होंने जीवद्रव्य सिद्धांत दिया था। और लेमार्क की बात की जाए तो इन्होंने शब्द दिया था जीव विज्ञान। ठीक है, अब आगे दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें नहीं पाई जाती है? दूसरा नंबर क्वेश्चन है। माइकोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल, बैक्टीरिया या मनुष्य? दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, माइकोप्लाज्मा में भी पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। बेसिकली ये ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिका विकसित कोशिका होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो प्लाज्मा एक तो माइकोप्लाज्मा में पाई जा रही है, नीलहरित शैवाल में पाई जा रही है जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, बैक्टीरिया या जीवाणु में भी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। बात की जाए मनुष्य में तो मनुष्य में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? ए होगा कवक, बी होगा जीवाणु, सी होगा पादप, डी होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों, मैं उपरोक्त सभी की ओर जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं दोस्तों? मजाक है, बता रहा हूं आपको। कवक में भी पाई जाती है। मैंने बताया था कैसे कवक कैसे काइटिन, ध्यान रखना। काइटिन में कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति की बात हो रही है, ये पादपों में नहीं कवक में भी पाई जाती है। कवक में किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। जीवाणु की बात जीवाणु की बात करूंगा तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन दोस्तों 2-3 बार याद बोलना आप, पेप्टिडोग्लाइकेन जीवाणु, पेप्टिडोग्लाइकेन जीवाणु, पेप्टिडोग्लाइकेन जीवाणु, आपको याद हो जाएगा। तीसरी, पादपों में मैंने बताया था सेलुलोज की बनी होती है। और पादप पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है, तो सेलुलोज पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली संकरा है। सबसे मीठी संकरा मैंने बताई थी फ्रक्टोज है। डी में बात करूं तो उपरोक्त सभी नहीं होगा, नहीं उपरोक्त सभी ही होगा इसमें, क्योंकि कवक में पाई जा रही है, जीवाणु में पाई जा रही है और पादप में भी अपनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। मैं बात करूं जंतु कोशिका की तो उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, केवल कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, प्लाज्मा लेमा जिसे बोलते हैं अपन। बात करें पादपों में किसकी बनी होती कोशिका भित्ति? सेलुलोज की, जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकेन और कवक में काइटिन की। आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर पर। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? दोस्तों, मैंने इसे डिटेल में बताया था पिछली क्लास में। आपको डिटेल में जानकारी लेनी है तो माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक में आप जा सकते हो, उसके वीडियो को आप देख सकते हो। माइटोकॉन्ड्रिया, ये पहला ही क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। ठीक है, चलो। राइबोसोम, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, इसमें ये नहीं होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पहला ही हो गया। लवक 3 प्रकार के होते हैं प्लास्टिड, एक तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और एक क्रोमोप्लास्ट। डी बताया था मैंने केंद्रक, जिसे कंट्रोलर ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। आपने उस क्वेश्चन आंसर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ए सही है, बी सी और डी गलत हो गया। पांचवा, पादप कोशिका में पाए जाने वाली अर्धस्वायत्त कोशिकांग है। दोस्तों, इसका आंसर देना ये थोड़ा सरल तो लग रहा है पर थोड़ा डिफिकल्ट सा है।
इसमें क्या होगा, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या केंद्रिका। मैं 5 सेकंड दे रहा हूं आपको। दोस्तों आपने लवक लगाया होगा, मैं उम्मीद करता हूं आपसे, लवक या प्लास्टिड। क्यों माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया भी अर्धस्वायत्त कोशिकांग है, पर बात की जाए माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में पाई जाने वाली अर्धस्वायत्त कोशिकांग की बात हो रही है, तो इसमें लवक भी होगा, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, केंद्रक और केंद्रिका नहीं होगी। अगर यहां पर जंतु कोशिका ही होती केवल, यहां पर जंतु कोशिका होती केवल, अब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। देखो अब आंसर चेंज होगा, जंतु कोशिका में पाए जाने वाली अर्धस्वायत्त कोशिकांग है, तब अब आपका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, केवल लवक ही होगा। ठीक है, नहीं अब आपका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लवक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि लवक पादपों में पाया जाता है, जैसे मैंने बताया था, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। केंद्रक और केंद्रिका की खोज किसने की थी, फोंटाना ने। केंद्रक की खोज किसने की थी, आपने रॉबर्ट ब्राउन साहब ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन, केंद्रक की खोज किसने की थी केंद्रक की खोज। दोस्तों पहला आता है रॉबर्ट ब्राउन साहब, तीसरा लेमार्क, चौथी आएगा A.K. शर्मा और डी कैरोलस लीनियस साहब। दोस्तों जैसे A.K. शर्मा मैंने पहले बताया था, A.K. शर्मा साहब है भारत में कोशिका विज्ञान के जनक। कैरोलस लीनियस साहब है टैक्सोनॉमी के जनक। लेमार्क साहब ने जीव विज्ञान शब्द दिया। अब आते हैं अपने केंद्रक में, तो रॉबर्ट ब्राउन। अब 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीव द्रव्य की खोज किसने की है, जीव द्रव्य की खोज किसने की है। फर्स्ट ए है डुजार्डिन, बी है पुरकिंजे, सी है डॉक्टर बेरी एंड मैक्सवेल्स, डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों जैसा कि आप वो देख पा रहे होंगे, मैं 5 सेकंड दे रहा हूं आपको पहले। दोस्तों आपका आंसर होप ए हो, पर मैं देखो बता रहा हूं, इसमें थोड़ा सेम लग रहे हैं आपको। पुरकिंजे साहब भी थोड़ा जीव द्रव्य संबंधित है, डुजार्डिन भी है और डॉक्टर बेरी एंड मैक्सवेल्स भी है, ये आसपास है। डुजार्डिन ने तो खोज की है जीव द्रव्य की, जैसे मैंने बताया जीव द्रव्य है, और राजस्थानी भाषा में बोतल भर जाती है तो उसे कहते हैं, बोतल भर गई तो उसे कहते हैं ना घर वाले, बोतल भर ये कुछ गिलास भर कहते हैं, डूजा लगा के भर दिया, तो डूजा से याद नहीं, डुजार्डिन। पुरकिंजे साहब ने नामकरण दिया था, पुरकिंजे साहब ने जीव द्रव्य की नाम दिया था, जीव द्रव्य नाम किसने दिया, पुरकिंजे साहब ने। डॉक्टर बेरी एंड मैक्सवेल्स की बात होती है। दोस्तों मैंने बताया था जीव द्रव्य को एक वो मान लेते हैं, जीव द्रव्य है ही, गुब्बारे में जीव द्रव्य भरा हुआ है, और आपका बेरी आपका दुश्मन होता है, दुश्मन को बेरी बोलते हैं। जो सूल, राजस्थानी भाषा में सूल को बोलते हैं, कांटा चुभा दिया तो जीव द्रव्य निकल गया बाहर। तो डॉक्टर बेरी एंड मैक्सवेल ने जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था। जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था, डॉक्टर बेरी और मैक्सवेल ने। उन्होंने कहा था सभी जीवों के जीव द्रव्य संगठन समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। जीव द्रव्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है। दोस्तों ए है जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया, बी है जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य शामिल होता है, सी है जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य शामिल होता है, और डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों जब भी ऐसे गलत वाले क्वेश्चन आए तो उसे रेड कर लिया करो, जिसे पता होता है भाई गलत कौन सा है। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था, ये तो सही है, ये मैंने बताया था नामकरण इन्होंने किया था पुरकिंजे सामने भी, तो ये तो सही है, पहला वाला सही है। जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य शामिल होता है। दोस्तों जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य शामिल नहीं होता, मैंने एक सूत्र बताया था आपको याद हो तो भाई, जीव द्रव्य बराबर क्या होगा, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य बराबर जीव द्रव्य।
तो इस सूत्र के हिसाब से आप देखें तो इसमें है ना जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य तो है इसमें, पर केंद्रक द्रव्य नहीं है ना, तो ये गलत हो गया, तो ये बी गलत है। जीव द्रव्य में केवल कोशिका द्रव्य शामिल है, ये गलत हो गया, सी गलत हो गया ना दोस्तों। सी और बी ऑप्शन बराबर ही हो गए, सेम सेम हो गए, मैं से मिटा रहा हूं। सी और बी एक दूसरे ऐसे हो गए, मैं सी दोबारा लिखता हूं। ज्यादा यार, जीव द्रव्य में सभी रासायनिक क्रियाएं होती है, सभी जैविक क्रियाएं होती है, ठीक है। हाँ, सी ऑप्शन है, जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती है, तो ये भी सही है, सभी जैविक क्रियाएं होती है। तो इसमें केवल बी गलत है ना, और ए और सी सही है, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं अभी एक एक क्वेश्चन लिख के बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं पहले इसे काटता हूँ और फिर मैं इसे मिटा के दोबारा पूरे क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद में फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? पहला आंसर है माइकोप्लाज्मा, बी है तंत्रिका तंत्र, सी है आरबीसी और डी है शुक्राणु। मैं 5 मिनट सेकंड देता हूं आपको, बढ़ते हैं, चलो आगे। माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, आंसर सही होगा माइकोप्लाज्मा। इसे बोलते हैं पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म होगी पोली, पीपीएलओ की फुल फॉर्म हो गई पोली प्लूरो लाइक पोलीक्लोरो न्यूमोनी लाइक ऑर्गेनिज्म। दोस्तों इसे एमएलओ भी बोलते हैं, मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। बी आंसर है तंत्रिका तंत्र। बी तंत्रिका तंत्र क्या हो गया? तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो गई? तंत्रिका तंत्र। शुक्राणु की बात करें, सबसे छोटी गैमेट सेल यानी जनन कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी जनन कोशिका हो गई शुक्राणु। सबसे बड़ी की बात की जाए तो वो होती है ओवा, जो अंडाणु होता है फीमेल का। सी की बात की जाए तो आरबीसी, ये सबसे छोटी कोशिका होती है मानव शरीर की। क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कौन सी क्रिया रुक जाएगी? ए है भोजन का अवकरण, बी है भोजन का ऑक्सीकरण, सी है भोजन का पाचन और डी है भोजन का अवशोषण। दोस्तों मैंने माइटोकॉन्ड्रिया का काम बताया था कि ये ग्लूकोज को अंदर लेती है, फिर ऑक्सीजन, दोनों मिलकर कोशिका में कोशिकीय श्वसन या भोजन का ऑक्सीकरण करते हैं। भोजन का ऑक्सीकरण किसी उसमें ऑप्शन में बी में है, ठीक है। भोजन का ऑक्सीजन जैसे मैंने बताया था, मैं यहाँ पर रिएक्शन भी लिख देता हूँ आपको थोड़ा याद। C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन अंदर गई, अभी देखिए क्या क्या बनेगा उसके बाद। CO2 प्लस पानी की फॉर्म में ये बाहर आएगी और एटीपी रिलीज हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? दोस्तों पहला ऑप्शन है कोलकाता, दूसरा है बेंगलुरु, सी है हैदराबाद और डी है मुंबई। दोस्तों इसका आंसर होगा बी बेंगलुरु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका की खोज किसने की है? दोस्तों कोशिका की खोज किसने की है? पहला आंसर है रॉबर्ट हुक ने, बी है रॉबर्ट ब्राउन, सी है लेवेनहॉक और डी है रुडोल्फ विर्चॉफ। दोस्तों कोशिका की खोज भी दो प्रकार की कोशिका की खोज हुई है। एक तो निर्जीव, तो रॉबर्ट साहब की, जब भी निर्जीव की पूछेंगे तो रॉबर्ट हुक साहब हो गए। ऐसे एक कोशिका की खोज डायरेक्टली पूछ ले तो रॉबर्ट हुक ही करना है आपको। जीवित कोशिका की खोज किसने की है? वो की है लेवेनहॉक साहब ने। लेवेनहॉक साहब ने 3 खोजें और की है, 4। एक तो उन्होंने जीवित कोशिका की खोज भी की है, ये भी नोट करना, जीवित कोशिका की खोज भी इन्होंने की है। आरबीसी की सेल्स की खोज, आरबीसी की खोज भी इन्होंने की है।
प्रोटोजोआ की खोज भी लोवेनहॉक साहब ने ही की है। और डी बताना चाहूँगा मैं, स्पर्म यानी शुक्राणु की खोज भी ल्यूवेनहॉक साहब ने की है। तो 4 खोजें हो गई इनकी। जीवित कोशिका की खोज की है ल्यूवेनहॉक साहब ने। मैं ल्यूवेनहॉक साहब के बारे में बता रहा हूँ आपको। आरबीसी खोज भी इन्होंने की है, प्रोटोजोआ खोज भी इन्होंने की है, शुक्राणु खोज भी की है। रॉबर्ट ब्राउन साहब ने केंद्र की खोज की थी, जैसा कि मैंने पिछले ही बताया था। और रुडोल्फ विर्चॉफ ने क्या दिया था, इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, यानी आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, रुडोल्फ विर्चॉफ साहब ने दिया था। क्या दिया था, इन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। दोस्तों आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? ए है राइबोसोम्स, बी है कोशिकाएं, सी है लाइसोसोम्स और डी है डीएनए। दोस्तों इसका आंसर होगा राइबोसोम्स। दोस्तों राइबोसोम्स को पेलाडे कण भी कहते हैं, ये भी याद रखना। पेलाडे कण क्यों कहते हैं? क्योंकि पेलाडे साहब ने ही इसकी राइबोसोम्स की खोज की थी। बी गोल्जिकाए, जिसको कैम्लियो गोल्जी ने खोजा था और इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जानते हैं। डी डीएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की फुल फॉर्म हो गई डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की फुल फॉर्म हो गई डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यह न्यूक्लिक अम्ल है, यह प्रोटीन का संश्लेषण कर ही नहीं सकता। तीसरा है लाइसोसोम्स, इसे क्या बोलते हैं? लाइसोसोम्स को बोलते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। तो ये तो कोई नहीं सकता। अब क्वेश्चन का आंसर होगा राइबोसोम्स। प्रोटीन का संश्लेषण का आंसर होगा राइबोसोम्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया है? ए है सीबेंडा, बी है अल्टमान एंड फ्लेमिंग, सी है ल्यूवेनहॉक, डी है रुडोल्फ विर्चॉफ। दोस्तों मैंने रुडोल्फ विर्चॉफ के बारे में अभी बताया था। दोस्तों मैंने रुडोल्फ विर्चॉफ के बारे में अभी बताई थी कि इन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था जो मैंने अभी बताया ही है। अल्टमान एंड फ्लेमिंग, इन्होंने अल्टमान एंड फ्लेमिंग को खोज का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने खोज एनसीईआरटी की बात की जाए, दोस्तों एनसीईआरटी की बात की जाए तो अल्टमान एंड फ्लेमिंग को इसकी खोज का श्रेय देती है अल्टमान। और ल्यूवेनहॉक साहब को मैंने बताया था इन्होंने क्या क्या दिया है। इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, जीवित कोशिका की खोजी है, आरबीसी खोजी है, प्रोटोजोआ और शुक्राणु की खोज भी ल्यूवेनहॉक साहब ने की है। इसका आंसर होगा सीबेंडा साहब। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? इसका आंसर होगा सीबेंडा। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कोशिका में पाचन थैली कौन सी होती है? ए है लाइसोसोम्स, कोशिका में पाचन थैली किसको बोलते हैं? यह है लाइसोसोम्स, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है रिक्तिका और डी है राइबोसोम्स। दोस्तों मैंने राइबोसोम्स के बारे में बताया था, यह प्रोटीन फैक्ट्री यानी प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम्स करता है। इसे पेलाडे कण भी बोलते हैं। रिक्तिका की खोज किसने की थी? फैंटेना सॉरी, रिक्तिका का कार्य क्या है? ये रसदानी है, ये जीवद्रव्य में अलग बड़ी जीवद्रव्य में बड़ी रसदानियां है। ये भोजन का संग्रह है, वायु का संग्रह सब करती है। वायु की बात की जाए, वायु रिक्तिका केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में ही पाई जाती है, ये भी याद रखना आप। और रिक्तिका के बारे में और बताए तो रिक्तिका कोई कोशिकांग नहीं है, ये याद रखना। रिक्तिका कोई भी कोशिकांग नहीं है। पादप कोशिका में रिक्तिका, एक चीज और याद रखना, पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है केंद्रक से भी, पर ये कोई कोशिकांग नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। कोशिका में पाचन थैली होती है तो वो लाइसोसोम्स होगा, ऐसे ही होगा लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स में पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, जिसके कारण ये पाचन कर देता है पूरी कोशिका को। कोशिका की पाचन थैली भी इसलिए बोलते हैं। इसे सुसाइड बैग भी बोलते हैं लाइसोसोम्स को, क्योंकि ये इसे आइटम बम भी बोलते हैं कोशिका का। क्यों? जब कोशिका पूरी खराब हो जाती है, मर्त हो जाती है, तो लाइसोसोम्स खुद को फाड़ लेता है, ये है ना, जिससे इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फ्री हो जाते हैं और पूरी कोशिका में फैल जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का पीएच होता है 4 से लेकर 5 पीएच तक, है ना। तो ये लाइसोसोम्स क्या करेगा? पूरी कोशिका का पाचन कर देगा। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था अभी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका शक्ति ग्रह कहते हैं, ये एक अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप एवं जंतु दोनों कोशिका में कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं? पहला है ए कोशिका भित्ति एंड न्यूक्लियस, बी है न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, बी है ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड कोशिका कला, डी है कोशिका कला और कोशिका भित्ति। दोस्तों बात की जाए पादप की बात की जाए तो कोशिका भित्ति पादपों में तो पाई जाती है पर जंतु में नहीं पाई जाती, तो ये हो गया गलत। बी की बात करें, बी में एंडोप्लाज्मिक बी की बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड कोशिकांग कला की बात करेंगे, ये सी है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड कोशिका कला। कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन जो लिपिड प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और कोशिका कला ये पाई जाती है, ये होगा सही। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जंतु कोशिका में पाई जाती है और पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका कला की बात करें, जैसे कोशिका कला या कोशिका झिल्ली जो लिपोप्रोटीन से बनी होती है, लचीली झिल्ली होती है, ये भी जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट की बात करें दोस्तों, न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, पादप और जंतु कोशिका में, यह तो सही है। पर क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे हम तो क्लोरोप्लास्ट होता है हरित लवक, ये हरित लवक केवल पादपों में ही पाया जाता है, तो ये भी गलत हो गया बी भी। डी की बात करें तो कोशिका कला कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जा रही है, यह सही है। पर कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, ये गलत हो गया। दोस्तों अब आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार के लवक में पूर्ण होती है? पहला है अवर्णी लवक जिसे बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का अर्थ होता है अवर्णी जिसमें रंगीन नहीं होता। बी हो गया हरित लवक जिसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, सी हो गया वर्णी लवक जिसे बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोम यानी रंग, या उपरोक्त सभी। दोस्तों हरित लवक, इसका उत्तर होगा हरित लवक। अब बात की जाए इसका उत्तर होगा हरित लवक। अब हरित लवक में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो प्रकार की होती है, ये भी देख लेना एक बार। यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। एक तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसे बोलते हैं लाइट रिएक्शन। एक होगी लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होगी लवक के ग्रेना भाग में, और डार्क रिएक्शन होगी अपने स्ट्रोमा में। तो ये भी याद रखना बाय लाइट रिएक्शन, जिसे प्रकाशीय अभिक्रिया भी कहते हैं और इसे अप्रकाशीय अभिक्रिया भी हिंदी में बोलते हैं। क्वेश्चन ये भी आ सकता है लाइट रिएक्शन किसे कहते हैं, तो आप लाइट रिएक्शन भी ध्यान रखना। इसे प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया होगी जैसे मैंने पिछले वीडियो में क्लास में बताया था ग्रेना में, वो आप फुल वीडियो देखना चाहो तो देख लेना। और डार्क रिएक्शन होगी प्रकाशीय अभिक्रिया जिस होगी स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा वो तरल सा गाढ़ा सा पदार्थ होता है, वो स्ट्रोमा होता है। और मैंने थाइलोकोइड की एक के बाद एक सिक्कों के ऊपर जमाव बताया था, वो हो गई ग्रेना। अब आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? ए है ऊंट, बी है बंदर, सी है लामा और डी है ए और सी। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। पर ऊंट और लामा जो अपवाद है, जो इसमें ऊंट और लामा अपवाद है जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, ए और सी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुकेंद्रक किसमें पाए जाते हैं? यानी बेसिकली न्यूक्लियस होता है केंद्रक, वो सभी स्तनधारियों में या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक ही होता है। पर कुछ ऐसे भी अपवाद है जिनमें बहुकेंद्रक पाए जाते हैं, जिसमें मैं ऑप्शन देखता हूं, ए कवक, बी कुछ शैवाल, सी है अस्थि मज्जा एंड मसल सेल्स, या पेशी ऊतक, पेशी कोशिकाएं। ये हिंदी में होगा पेशी कोशिकाएं, पेशी कोशिका। दोस्तों मैंने बताया था आपको बहुकेंद्रक किसमें पाए जाते हैं। मैंने
पिछली क्लास में बताया था आपको कवक में भी पाया जाता है। कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिनमें बहुकेंद्रक पाए जाते हैं, एक से अधिक केंद्रकों को बहुकेंद्रक कहते हैं, ये ध्यान रखना। सी है अस्थि मज्जा एंड मसल सेल्स में पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। कवक, शैवाल, अस्थि मज्जा एंड मसल सेल्स जिसे पेशी कोशिका कहते हैं, उनमें भी बहुकेंद्रक अवस्था पाई जाती है, एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आइए, पाली युक्त केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों मैंने बताया था कि ऐसे तो केंद्रक है ना गोल होता है, ये कोशिका हो गई, ये गोल हो गया ना, पर कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जिनमें पालीयुक्त केंद्रक पाए जाते हैं, इस टाइप के, ये पालीयुक्त केंद्रक। अब ये पालीयुक्त केंद्रक पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं वो बताता हूं, पहले ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन की ओर चलते हैं। WBC व्हाइट ब्लड सेल जिसे बोलते हैं, अस्थि मज्जा बोन मेरो, सी है RBC रेड ब्लड सेल्स, और पेशी ऊतक डी है पेशी ऊतक। अब मैं बताता हूं आपको, पालीयुक्त केंद्रक पाया जाता है डी WBC जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। ये अब आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? क्वेश्चन है गुणसूत्र किसके बने होते हैं। दोस्तों आसान क्वेश्चन है। ए है DNA, बी है स्टोन प्रोटीन, सी है पैक्टिन और डी है A और B। दोस्तों ये हो गया पैक्टिन। देखिए दोस्तों, मैंने कल बताया था कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं। मैंने ये बताया था कि गुणसूत्र बने होते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि गुणसूत्र DNA और स्टोन प्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें स्टोन प्रोटीन 80% और DNA 10% होता है और 10% अन्य तत्व होते हैं। तो इसका आंसर होगा A और B यानी डी सही होगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं। दोस्तों कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं। ए है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे ERB बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तो खुरदरी अंतःपर्देवी जालिका जिसे, और एक होती है चिकनी अंतःपर्देवी जालिका। खुरदरी अंतःपर्देवी जालिका में बात करें तो उसमें राइबोसोम्स के कण होते हैं, इसलिए वो खुरदरी होती है। और चिकनी अंतःपर्देवी जालिका वसा और लिपिड का, वसा और स्टेरॉइड का क्या नाम से संश्लेषण करती है। ए और बी, इसमें सी है ल्यूकोप्लास्ट जिसे अवर्णीय लवक बोलते हैं, इसका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। बी हो गया गोल्जिकाय और डी हो गया लवक जिसे प्लास्टिड बोलते हैं। ये इसमें आंसर आएगा गोल्जिकाय, गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं जिसे। इसका कोशिका ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं, गोल्जिकाय। उसकी बात करें, किसने इसको खोज की थी, उसे कैमिलियन गोल्जी नाम के एक व्यक्ति हुए, वैज्ञानिक थे, उन्होंने गोल्जी उपकरण की खोज की, इसे गोल्जी उपकरण भी बोलते हैं। तो कोशिका की ट्रैफिक पुलिस कैसे कहते हैं, गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। अब आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों डैश सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या है। पहला है ऊर्जा उत्पादन। दोस्तों मैंने बताया था ऊर्जा उत्पादन का कार्य कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया करती है। बी है केंद्रक झिल्ली का निर्माण। दोस्तों ये भी नहीं होगा केंद्रक झिल्ली का निर्माण। सी है प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण। दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण भी नहीं है। डी है कोशिका विभाजन। मैंने बताया था सेंट्रोसोम यानी तारक काय। तो तारक काय का निर्माण किसने किया, कोशिका विभाजन का कार्य क्या है, कोशिका विभाजन करना, गुणसूत्रों का निर्माण करना, गुणसूत्रों को अलग अलग करना, डिवाइड करती है गुणसूत्रों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रोसोम की खोज किसने की है। ए है बैंडन, सी बी है बोवेरी, सी है बैंडा और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वैसे तो बैंडन ने सबसे पहले सेंट्रोसोम की खोज की थी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। फुल वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ए हो गया बैंडन, बी हो गया बोवेरी, सी हो गया बैंडा और इनमें से कोई नहीं। बैंडा मैंने बताया था, बैंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था, जिसे सूत्रकणिका भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी। एनसीईआरटी बोवेरी को सेंट्रोसोम की खोज मानती है। किसने खोज की, बोवेरी ने। आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ आपको। निम्न में से कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है? दोस्तों जंतु में गोल्जी उपकरण ही होता है, पर पादपों में एक बात कहें मिजोसोम की। पहले इसमें आते हैं ऑप्शंस पे। ए मिजोसोम्स, बी मोनोसोम्स, सी पॉलीसोम्स और डी डिक्टियोसोम्स। दोस्तों आंसर क्या होगा? दोस्तों मिजोसोम्स की मैंने बताया था कि जीवाणुओं में श्वसन एंजाइम्स पाए जाते हैं जो जीवाणुओं को श्वसन कराने के काम आते हैं, क्योंकि जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं पाया जाता, तो श्वसन तो होगा, तो वो मिजोसोम्स कराते हैं। ये श्वसन एंजाइम है जो जीवाणु में मिजोसोम्स जीवाणु में मिजोसोम्स होते हैं, वो श्वसन एंजाइम होते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर होगा डिक्टियोसोम्स। पादपों में गोल्जी उपकरण को डिक्टियोसोम्स के नाम से जानते हैं, ये याद रखना, थोड़ा कंफ्यूजन भरा है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आरएनए का निर्माण कहां पर होता है? ए है केंद्रक, बी है केंद्रिका, सी है कोशिका झिल्ली और डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपर्दवी जालिका। बात करें केंद्रक, दोस्तों केंद्रक में आरएनए का निर्माण तो होता है, पर आरएनए एक मुख्य जगह में भी होता है, केंद्र के अंदर भी एक मुख्य जगह है। थोड़ा डीप चलेंगे तो ऐसे अगर केंद्रक आएगा तो केंद्रक करना है आपको, पर अगर केंद्र की जगह केंद्रिका भी आ जाए तो फिर केंद्रिका पर क्लिक करना है, क्योंकि मुख्य केंद्रिका करती है आरएनए। आरएनए का निर्माण कौन करती है? केंद्रिका करती है। और इसमें भी आरएनए जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, उसका निर्माण केंद्रिका करती है। अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कोशिका झिल्ली की बात करें तो ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, और मैंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे मैंने ER से डिनोट किया है, वो उसको बोलते हैं कोशिका का कंकाल। आगे बढ़ते हैं, ये आगे के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? दोस्तों ऑप्शन है ए ER, बी है WBC, सी है DNA और डी है RNA। दोस्तों RNA का मैंने बताया था, ये राइबोसोमल RNA 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA। RNA का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण बहुत जरूरी होता है, ये RNA करता है। सी है DNA, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, बी है WBC व्हाइट ब्लड सेल्स और ए है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों अंतःपर्दवी जालिका भी इसे बोलते हैं, अंतःपर्दवी जालिका। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। मैंने जब क्लास बताई थी तब मैंने चित्र डायग्राम बनाया था, उसमें इस टाइप की बनाई थी कोशिका। ये केंद्रक हो गया, इस टाइप की। अब आपको थोड़ा याद हो तो ये इसमें जो कण पाए जा रहे हैं उसे खुदरी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। ये जो चिकनी है उसे चिकनी अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। शुक्राणु के शीर्ष भाग एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? दोस्तों ऑप्शन है गोल्जिकाय, बी है गोल्जिकाय, सी है RBC और डी है प्रोजेस्टेरॉन। दोस्तों शुक्राणु के शीर्ष भाग एक्रोसोम का निर्माण गोल्जिकाय करती है, बी सही होगा, RBC नहीं करती। ठीक है, अब गोल्जिकाय है ना एक्रोसोम, ये हो गया देखो शुक्राणु, ये हो गया शुक्राणु। अब इसमें ये भाग हो गया ना, ये हो गया एक्रोसोम, इसका निर्माण कौन करती है? गोल्जिकाय करती है। दोस्तों लाइसोसोम का निर्माण भी गोल्जिकाय ही करती है, आप ये भी ध्यान रखना। अब एक्रोसोम का काम होता है, ये एग हो गया, एग में ये पुटिकाएं होती है, इस परत को गलाने का काम कौन करेगा? एक्रोसोम करेगा। अब आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? ए है कोशिका झिल्ली, बी है कोशिका भित्ति, सी है क्रोमेटिन और डी है केंद्रक छिद्र। दोस्तों अर्धपारगम्य झिल्ली कोशिका झिल्ली को बोलते हैं, ये सही है। क्रोमेटिन DNA प्लस प्रोटीन का बना होता है। ये बेसिकली कोशिका के अंदर केंद्र के अंदर जालीनुमा स्ट्रक्चर में इस तरह पाया जाता है। केंद्रक छिद्र न्यूक्लियोपोर कहते हैं, ये केंद्रक हो गया। केंद्रक में ये छिद्र होते हैं इस टाइप के, जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को पदार्थों का आपस में आदान प्रदान करने के काम आता है। तो
तो ये कोशिका छिद्र जिसे न्यूक्लियोपोर्स भी कहते हैं, ये डी हो गया। सी है कोशिका भित्ति जो सेल्यूलोज की बनी होती है, इसका आंसर होगा कोशिका झिल्ली जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। चलो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में बात करते हैं।